गरीब की जादुई मशरूम की खेती। एक बार की बात है, नैना अपनी माँ सुप्रिया और पिता मुकेश के साथ रहती थी। नैना के पिता सरपंच के खेतों में खेती किया करते थे। कड़ी धूप में वे अपना पसीना बहाते थे, तब जाकर सरपंच उन्हें दिन के 300 रुपया दिया करता था। परंतु बाजार में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 300 रुपए से दिन का खर्चा चल नहीं पा रहा था। नैना गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की फीस भी अब बढ़ती जा रही थी। एक दिन नैना स्कूल से वापस घर आ रही होती है और वो घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, पिछले 2 महीने से आपने स्कूल की फीस जमा नहीं करी है। अब तो स्कूल की प्रिंसिपल भी आपको स्कूल में बुला रही है। अगर आप प्रिंसिपल मैडम से मिलने नहीं जाओगी ना, तो वो मुझे स्कूल में नहीं आने देगी। आज तो उन्होंने मुझे क्लास के बाहर ही निकाल दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था माँ। अरे बेटी, घर में इतने काम होते हैं, इतना ज्यादा कि भूल ही जाती हूँ मैं। मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। पर तुम चिंता मत करो, आज शाम को तुम्हारे पिता को वापस आने दो। मैं उनसे कहकर तुम्हारे स्कूल की फीस निकाल कर तुम्हारे स्कूल में जमा करवा दूंगी। ठीक है बेटी, अब बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है माँ, आप यहाँ से शाम को पापा से पैसे ले लेना और स्कूल में जमा करवा देना। ठीक है बेटी, अभी जाकर तुम हाथ पैर धो लो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसके बाद नैना अपने हाथ पैर धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है और सुप्रिया शाम को मुकेश के आने का इंतजार करने लगती है। यहाँ मुकेश जिस सरपंच के खेतों पर काम कर रहा था, उसके खेत में फसल उगने का अभी कोई नामो निशान ही नहीं था। इसलिए सरपंच ने मुकेश को पैसे भी नहीं दिए थे। अब मुकेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सरपंच कब तक उसे पैसे नहीं देगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये सोचते सोचते मुकेश घर आ रहा होता है और जब वो घर आता है तब तक नैना सो जाती है। सुप्रिया मुकेश से पैसों की बात करती है तो मुकेश उसे बताता है कि फसल की पैदावार न होने की वजह से सरपंच ने उसे पैसे नहीं दिया और पता नहीं कब तक वो उसे पैसे देगा। ये सब सोचकर सुप्रिया भी बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि कल वो अपनी बेटी के स्कूल की फीस कैसे जमा करेगी। सुप्रिया मुकेश को खाना गर्म करके देती है और उससे कहती है, आप जानते हैं जी, आज नैना की मैडम ने नैना को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया था क्योंकि 2 महीनों से हमने नैना की स्कूल की फीस जमा नहीं की। नैना को मैंने आज कहा है कि कल उसकी फीस जमा हो जाएगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर प्रिंसिपल मैडम ने नैना का नाम काट दिया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में राशन भी तो भरवाना होता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, पर कुछ तो करना होगा ना जी। अगर कल नैना की स्कूल की फीस नहीं जमा हुई तो मैडम उसे घर भेज देगी। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने रखे हुए गहने को गिरवी रख दूँ। उन पैसों से कुछ दिनों का खर्चा चल जाएगा और नैना की स्कूल की फीस भी जमा हो जाएगी। जब हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी तब हम अपने गहने वापस ले आएंगे। मुझे लगता है तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतने दिनों से पैसे न मिलने की वजह से घर का सारा राशन भी खत्म हो रहा है। आखिर खाना भी तो बहुत जरूरी है और मैं भी नहीं चाहता कि नैना बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाए। और हाँ, मैं चाहता हूँ अपनी नैना बेटी को इन सारी बातों का पता भी न चले। अगले दिन सुप्रिया अपने गहनों को गांव के एक सुनार के पास गिरवी रख देती है, जिसके बदले सुनार उसे कुछ पैसे दे देता है और गहने को गिरवी रख लेता है और वो उन पैसों को ले जाकर नैना के स्कूल की फीस भर देती है और बचे हुए पैसों से घर में राशन भी भरवा लेती है। सुप्रिया घर का सामान लेकर घर वापस आ जाती है और घर में सफाई करने लगती है। तभी नैना भी स्कूल से आ जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं। शाम को मुकेश लेट घर आता है। मुकेश के आने से पहले ही नैना सो जाया करती थी। मुकेश जब भी काम से वापस आता तो सुप्रिया उसे घर की सारी कहानी बताती है। आप जानते हो जी, बाहर राशन पानी सब्जी सब कुछ महंगा हो रहा है। सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। दाल खाना भी बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आता आखिर इंसान खाए तो क्या खाए। जब मैं बाजार गई तो सब्जियों के रेट सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा है क्या लूं क्या ना लूं। कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना जी।
जीना है तो पेट भी भरना ही होगा ना। कह तो तुम सही रही हो भाग्यवान। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन तक सस्ती सब्जियां ही लेकर गुजारा करना पड़ेगा। आखिर गिरवी रख गहनों के पैसे से घर कब तक चलेगा। क्या करूं जी, लेकिन नैना है ना, कितने दिनों से कह रही है माँ मुझे मटर मशरूम खाने हैं, और मटर के रेट तो 100 रुपए हैं, और मशरूम का तो तुम जानते ही हो ना, वो तो केवल अमीर लोग ही खा सकते हैं। अब मैं उसकी ये जिद कैसे पूरी करूं? रोज स्कूल से आकर कहती है माँ मटर मशरूम खाना है। कोई बात नहीं, अगर मेरी नैना बेटी इतना कह रही है तो एक बार मटर मशरूम बना ही लो। इसी बहाने हम सब भी कुछ अच्छा खा लेंगे। काफी दिन हो गए घर में कुछ अच्छा नहीं बना। इतनी बातें करने के बाद वे सब लोग सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर नैना अपने स्कूल चली जाती है और मुकेश अपने खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। घर में सुप्रिया झाड़ू पोछा का काम, बर्तन धोना, कपड़ा धोना सारे काम कर लेती है। और आज सुप्रिया को मार्केट से मटर और मशरूम लेकर आना था, इसलिए वो अपने थैला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। सब्जियां वैसे तो बहुत ही महंगी थी। सुप्रिया सब्जी की दुकान पर जाकर कहती है भैया आधा किलो मटर दे दो। मटर के भाव तो 200 रुपए किलो है, बताओ कितना तोल दूं? क्या कहा? 200 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। देख लो, अगर खाना है तो और कुछ खरीद लो, सब्जियां तो सब महंगी हैं। लेकिन सुप्रिया को तो आज मटर मशरूम ही बनाना था, इसलिए वो आधा किलो मटर ले लेती है। उसके बाद वो मशरूम लेने के लिए पहुंच जाती है। सुप्रिया एक ठेले वाले से मशरूम का भाव पूछती है। अरे भैया मशरूम कैसे दे रहे हो? 500 रुपए किलो है बहन जी, कितनी लेनी है आपको? क्या कहा आपने? 500 रुपए किलो? सोना बेच रहे हो क्या? अब क्या करे बहन जी, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं, आपको कितना चाहिए? अरे सब्जियों के भाव इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? टमाटर इतने महंगे हैं, मटर इतनी महंगी है, इंसान खाए तो क्या खाए? मशरूम के इतने महंगे रेट को सुनकर सुप्रिया बिना मशरूम लिए वहाँ से चली जाती है। सुप्रिया को समझ नहीं आता है कि अब वो घर में नैना को क्या जवाब देगी। सुप्रिया रास्ते से घर जा रही होती है, तभी एक पेड़ के पीछे से सुप्रिया को कोई 3-4 बार आवाज लगाता है। सुप्रिया को जब महसूस होता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। जब वो पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है। सुप्रिया उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। उसे वहाँ पेड़ के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है ये मेरा कोई भ्रम होगा। बाहर धूप भी तो कितनी तेज हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। सुप्रिया वहाँ से आगे जाने लगती है, तभी उसे फिर से आवाज आती है। तब सुप्रिया देखती है कि पेड़ के आसपास छोटे छोटे मशरूम लगे हुए हैं। उन मशरूम पर तो सुप्रिया की नजर पहले गई ही नहीं थी। मशरूम को देखकर सुप्रिया को बहुत ही अच्छा लगता है और वो आवाज को अनदेखा करते हुए मशरूम को तोड़ लेती है और थैली में रखकर घर ले जाने लगती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और रास्ते में ही मुझे बिना पैसों के ही मशरूम मिल गया। आज तो इन्हीं मशरूम की बड़े प्यार से नैना के लिए सब्जी बनाऊंगी। सुप्रिया घर आकर मटर मशरूम बनाने की तैयारी करने लग जाती है। सुप्रिया पेड़ से मशरूम तोड़कर लाई थी, इसलिए वो उन्हें अच्छे से धोने लगती है। धोते धोते मशरूम में से आवाज आती है, अरे अरे इस तरह हमें मसल क्यों रही हो? हमें दर्द हो रहा है। इतनी देर से हम तुम्हें वहाँ आवाज लगा रहे थे, तुम तो हमें सुन ही नहीं रही थी और यहाँ हमें धो रही हो। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या देख रही हूँ मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये मशरूम बोल रहे हैं। अरे तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, हम कोई मामूली मशरूम नहीं, हम तो जादुई मशरूम है, जादुई मशरूम। क्या कहा? जादुई मशरूम? ऐसा भी भला हो सकता है क्या? ऐसी बात है तो तुम मुझे नाच कर दिखाओ। सुप्रिया के इतना कहते ही वो मशरूम उछलने लग जाता है। सुप्रिया ये देखकर हैरान हो जाती है और उन्हें उस मशरूम का जादुई होने पर विश्वास हो जाता है। मशरूम सुप्रिया से बातें करते हैं। उसके बाद सुप्रिया मशरूम को अपनी सारी बातें बताती है। मशरूम अपनी जादुई शक्तियों से मटर और मशरूम की सब्जी वहाँ पर प्रकट कर देता है और वो सब्जी दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा होता है। नैना जब स्कूल से घर वापस आती है तो
तो उस दिन मुकेश भी घर जल्दी वापस आ जाता है और उसके बाद पूरा परिवार मिलकर एक साथ मटर और मशरूम की सब्जी खाते हैं। सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। माँ, सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे और मिल सकती है क्या? अरे हाँ भाग्यवान, सब्जी तो बहुत अच्छी है। तुमने तेल मसाला सब बहुत अच्छे से डाला है। उस दिन उसका पूरा परिवार बहुत ही अच्छे से मटर और मशरूम की सब्जी खाते हैं। खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह उठकर वे लोग अपने घर के कामों में लग जाते हैं। नैना स्कूल चली जाती है, मुकेश भी अपने काम पर चला जाता है। घर का काम खत्म करने के बाद सुप्रिया मशरूम से बातें करने लग जाती है। मशरूम धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। सुप्रिया को समझ नहीं आता है कि मशरूम खराब क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब तुम धीरे धीरे मुरझा रहे हो। मुझे तुम्हें वापस से धरती में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। हाँ सुप्रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम एक बहुत अच्छी और दयालु औरत हो। तुम मुझे अपने आंगन में लगा दो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जिस भी चीज की आवश्यकता होगी तुम वो मुझसे मांग सकती हो। देखो, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बाहर अपने आंगन में लगा देती हूँ, पर जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे जरूर मांगूंगी। इतना कहकर सुप्रिया मशरूम को बाहर आंगन में लगा देती है और उन्हें पानी देती है। मशरूम फिर से हरा भरा हो जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन सरपंच मुकेश को काम से निकाल देता है और सुप्रिया के पास भी पैसे अब खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों तक तो सुप्रिया दुकान से उधार सामान लाकर किसी तरीके से अपना गुजारा करती है, लेकिन एक दिन दुकानदार घर आ जाता है और सुप्रिया और मुकेश को धमका कर जाता है। यह सब आंगन में लगा मशरूम देख रहा होता है। तभी मशरूम अपनी जादुई शक्तियों से सुप्रिया का घर एक बड़े से घर में बदल देता है और घर में सभी जरूरत की चीजें, एसी, टीवी, कूलर सब कुछ मौजूद कर देता है। ये सब देखकर सुप्रिया को मशरूम की याद आ जाती है और उसे याद आता है कि ये मशरूम तो जादुई है। उसके बाद सुप्रिया मशरूम का धन्यवाद करती है। मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने ही किया है जादुई मशरूम। तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हें भूल गई थी, मुझे माफ कर देना। सुप्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने कभी हमारा गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तुम जानती हो कि हम जादुई हैं, फिर भी तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, पर हमने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, इसलिए ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है। ठीक है जादुई मशरूम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो जादुई मशरूम वहाँ से गायब हो जाता है और सुप्रिया अपने परिवार के साथ साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। सौतेली माँ ने किया शादी का सौदा। प्लीज माँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो। मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी। शादी तो तेरी होकर रहेगी और अब मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे ये शादी नहीं करती है। माँ, कम से कम उस इंसान की उम्र तो देखो। वो कहाँ 50 साल का है और मैं 15 साल की हूँ। अरे उम्र को मत देख, बहुत पैसे वाला दामाद ढूंढा है मैंने तेरे लिए। अब तुझ जैसी मनहूस के लिए कोई राजकुमार तो मिलने से रहा, इसलिए मेरी मान और चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कह दे और मेरे सिर से अपना ये बोझ हटा। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, फिर बाप को खा गई, अब क्या मुझे मार कर दम लेगी? देख चकोर, जो भी मैं कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माँ, एक बार फिर सोच लो, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। आप जो कहोगे वो करूंगी, सारी उम्र आपकी सेवा करूंगी। अरे एक बार में तुझे बात समझ में नहीं आती है क्या? जब मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, अब मुंह बंद कर और दफा हो जा हमेशा के लिए मेरे इस घर से, समझी? भोली चकोर रोते हुए इसे ही अपनी किस्मत का लिखा मानकर अपनी सौतेली माँ के चालाकी से किए हुए इस रिश्ते को हाँ कर देती है और 50 साल के बुजुर्ग इंसान से शादी कर लेती है। दरअसल चकोर की सौतेली माँ निहारिका बहुत ही लालची किस्म की महिला थी और सच तो ये था कि वो आज चकोर की शादी नहीं बल्कि उसका सौदा करने जा रही थी, जिसके बदले निहारिका देवी को 2 लाख रुपए मिला था। चकोर जब शादी करके अपने ससुराल अपने हवेली में आती है तब उसका पति गिरधारी सिंह कहता है, देखो चकोर, मेरी पहले से ही शादी हो गई है। ये मेरी धर्म पत्नी है मालिनी। क्या
फिर आपने मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शादी? अरे पागल, वो तो मेरे पति ने तुम्हारे साथ शादी का ढोंग किया है, वो भी तुम्हारी सौतेली माँ के कहने पर। कान खोल कर सुन ले, तेरी कोई शादी नहीं हुई है, तेरा सौदा हुआ है सौदा, और वो कोई और नहीं बल्कि तेरी सौतेली माँ ने ही किया है तुझे बेचकर, और इसके लिए हमने उन्हें पूरे 2 लाख रुपए दिए हैं। माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं। देख, वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, आज से तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, समझी? हमारे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन हमारा कोई संतान नहीं है, इसलिए जब तक तुमसे हमारा एक बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ हमारे साथ ही रहोगी। उसके बाद तुम्हारी जगह घर के बाहर तबेले में रहेगी, समझी? आप लोगों को ये सब करते और कहते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे आपको मेरी जिंदगी के साथ खेलने का हक किसने दिया है? आप भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देख, वो सब तू घर जाकर अपनी माँ से पूछ, हमने इन सब का कीमत चुकाया है, समझे? अब जा, हमारे लिए जाकर चाय बना के ले आ। उस दिन से ऐसे ही चकोर की जिंदगी मुश्किलों से कट रही थी। 1 साल के बाद चकोर ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देते ही उस बच्चे को मालिनी ने चकोर से छीनकर अपनी गोद में ले लिया। देख चकोर, अब से तेरा काम इस घर में खत्म हो गया है, और अब से ये बच्चा मेरा है, और खबरदार, इस बारे में किसी को भी बताया तो अब से तू घर के पीछे गाय के तबेले में रहेगी, समझी? नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो। ये बच्चा मेरा है और मुझे मेरे बच्चे को दे दो। मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। खबरदार, जो तूने इस बच्चे को अपना कहा तो अब से ये बच्चा मेरा है, और तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। देख लड़की, तेरा काम पूरा हुआ, अब से तू इस घर के काम काज को संभाल और खुश रहे, और भूल जा कि ये बच्चा तेरा है, इसी में तेरी भलाई है। चकोर घुट घुट कर उस घर में नौकरानी की तरह जिंदगी काटने लगती है। एक दिन मालिनी टीवी देख रही थी और वहीं चकोर घर में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी टीवी पर एक न्यूज आ रहा था। तभी न्यूज में चकोर सुनती है, अगर कहीं भी किसी भी महिला पर कोई जुल्म कर रहा है या किसी भी महिला को अपने ऊपर हो रहे जुल्म की शिकायत करनी है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कर सकता है। चकोर जल्दी से एक पेपर पर वो नंबर नोट कर लेती है। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस सफाई कर रही थी। वो सब छोड़ और जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दे। मुझे सेठ जी के साथ शॉपिंग के लिए बाहर जाना है। अब जल्दी जा, मेरा मुंह मत देख। थोड़ी देर बाद चकोर, हम और सेठ जी बाहर जा रहे हैं, आते आते देर हो जाएगी तो घर का सारा काम खत्म करके सो जाना। और हाँ, हम अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जा रहे हैं। सेठानी जी, बाहर बहुत ठंड हो रही है, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। लाइए, इसे यही मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। अच्छा, मैं सब समझती हूँ। मैं बच्चे को तुझे दे जाऊँ ताकि तू मौका मिलते ही यहाँ से मेरे बच्चे को लेकर भाग जाए? नहीं नहीं, मुझे तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। बच्चे को तो हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। मालिनी और सेठ घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी मौका देखकर चकोर फोन से वो नंबर मिलाती है। हेलो, प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखो बेटा, मैं महिला मंच की अध्यक्ष हूँ और हमेशा महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध खड़ी रहती हूँ। मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? उसके बाद चकोर तुलसी मैडम को सारी बातें बताती है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। चकोर, तुम जल्दी से अपना एड्रेस बताओ, हम अभी पहुँच रहे हैं, तुम चिंता मत करो, अब ये लोग नहीं बचेंगे। तभी वहाँ पर मालिनी और गिरधारी सेठ आ जाता है। किससे बात कर रही थी? अब तुम लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। तुमने मेरे साथ आज तक जो भी किया है, आज मैं सबको बताऊंगी कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। वो लोग यहाँ पहुँचे उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। उसके बाद सेठ और सेठानी दोनों मिलकर चकोर को खूब मारते हैं और उसका हाथ पैर बांधकर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। तभी घर का डोरबेल बजता है और तुलसी देवी अपने साथ लिस्ट लेकर वहाँ पर पहुँचती है। अच्छा, तो तुम ही हो गिरधारी सेठ? चकोर,
चकोर कहाँ है? चकोर? कौन चकोर? यहाँ पर तो कोई चकोर नहीं है। ये कौन है? ये मेरी पत्नी मालिनी है और ये मेरा बच्चा है, मतलब हमारा बच्चा है। मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम, हमारे यहाँ कोई चकोर नाम की लड़की नहीं रहती है। अच्छा, फिर ये बच्चा किसका है? तुम्हारी उम्र देखकर तो नहीं लगता कि ये बच्चा तुम्हारा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। इंस्पेक्टर, आप जल्दी से पूरे घर की तलाशी लीजिए, ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ देर बाद पुलिस को चकोर स्टोर रूम में बंधे हुए मिल जाती है। वो चकोर को वहाँ से उठाकर बाहर लाते हैं। अच्छा हुआ मैडम आप आ गए, वरना ये लोग आज मुझे जान से मार डालते। मैडम, ये बच्चा मेरा है, मुझे इनसे मेरा बच्चा दिला दीजिए। चकोर, तुम्हारे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा बच्चा भी मिलेगा और तुम्हारा हक भी। उसके बाद तुलसी मैडम गिरधारी सेठ से कहती है, गिरधारी, तुम्हारे पास शहर में भी एक कोठी है ना? जी मैडम। वो कोठी अब तुम चकोर के नाम करोगे। पुलिस और तुलसी मैडम के डर से गिरधारी सेठ अपना शहर वाला कोठी चकोर के नाम कर देता है। उसके बाद गिरधारी और मालिनी को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। मैडम, मुझे मेरा बच्चा और घर दोनों मिल गया, लेकिन मैं इतने बड़े शहर में अकेले बच्चे को लेकर कैसे रहूंगी? चिंता मत करो चकोर, वहीं पास ही मेरा एनजीओ है। तुम मेरे एनजीओ में अब से काम करोगी और अपना और अपने बच्चे का भविष्य सुंदर बनाओगी। चकोर शहर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। इधर तुलसी मैडम और चकोर के बयान पर चकोर की सौतेली माँ और सेठ गिरधारी और उसकी पत्नी को 7-7 साल की सजा मिलती है।